आज की तारीख है 13 जनवरी 2026 और आज हम दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी खबरों को जरा गहराई से देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस महीने के करंट अफेयर्स का एक पूरा ब्यौरा देते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये गिनवाना नहीं है कि क्या क्या हुआ, बल्कि हम इन घटनाओं के जरिए एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन सा सवाल? सवाल ये कि 21वीं सदी में ताकत या पावर का असली मतलब क्या है। दिलचस्प सवाल है। क्या ताकत सैन्य कार्रवाई है जैसे हमने वेनेजुएला में देखा, या फिर टेक्नोलॉजी और कल्चर का बढ़ता प्रभाव जैसा भारत दिखा रहा है? बिल्कुल। चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिसंबर 2025 के इन घटनाओं की पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं वैश्विक मंच से, जहां भारत की मौजूदगी कई अलग अलग तरीकों से महसूस की गई। हाँ, कूटनीति के लिहाज से तो महीना काफी व्यस्त रहा। सबसे पहले तो 2026 के गणतंत्र दिवस के लिए जो मुख्य अतिथि हैं वो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। और उसी महीने दिल्ली में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता भी हुई, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन भी आए थे। हाँ। तो ये तो एक तरह का संतुलन साधने जैसा लगता है ना? एक तरफ पश्चिम, दूसरी तरफ रूस। हाँ, ये एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। ये दिखाता है कि भारत किसी एक गुट में बंधकर नहीं रहना चाहता। लेकिन जो असली कहानी है वो इन पारंपरिक मुलाकातों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और वो कहानी क्या है? वो कहानी है भारत की तकनीकी और आर्थिक ताकत की, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीआई। हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक आईएमएफ ने आखिरकार यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित कर दिया। ये खबर तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन आईएमएफ की मोहर लगना एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पर ये सिर्फ लेन देन के आंकड़ों से बड़ी बात क्यों है? ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये एक मॉडल की जीत है। देखिए, अमेरिका का मॉडल प्राइवेट कंपनियों पर आधारित है, जैसे वीजा या मास्टरकार्ड। वो हर ट्रांजैक्शन पर पैसा कमाते हैं। सही है। भारत ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मतलब एक ऐसी सरकारी पाइपलाइन बिछा दी जिस पर कोई भी कंपनी, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या कोई छोटा स्टार्टअप, कोई भी अपनी सर्विस बना सकता है। बिल्कुल, ये ज्यादा समावेशी और किफायती है। और अब ब्राजील से लेकर इंडोनेशिया तक कई देश इसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। ये है असली ताकत, जब दूसरे देश आपकी बनाए रास्ते पर चलना चाहें। मतलब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है जिसे दुनिया अपना रही है। और ये पैटर्न हमें दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है। जैसे कि एआई में। हाँ, स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। और एआई भविष्य की ताकत है। ये इंडेक्स सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके पास कितने एआई वैज्ञानिक हैं, ये भी देखता है कि आपकी सरकार की नीतियां कितनी अच्छी हैं और जमीनी स्तर पर एआई का इस्तेमाल कितना हो रहा है। तो यूपीआई और एआई रैंकिंग को अगर साथ में देखें तो एक तस्वीर उभरती है। हाँ, कि भारत भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। और जब भविष्य की तकनीक की बात हो तो इसरो का जिक्र तो बनता ही है। दिसंबर में एक बहुत दिलचस्प मिशन हुआ, LVM-3M6, जिसे सब बाहुबली रॉकेट कहते हैं। हाँ, इसने अमेरिका की एक कमर्शियल सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को ऑर्बिट में पहुंचाया। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है, अमेरिका जिसके पास नासा और स्पेसएक्स हैं, वो भारत से अपनी सैटेलाइट क्यों लॉन्च करवा रहा है? दो शब्द, भरोसा और किफायत। अच्छा। यहां पर जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि LVM-3 रॉकेट से लॉन्च करने का खर्च स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के मुकाबले लगभग 25 से 30% कम पड़ता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, जब आप दर्जनों सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हों तो ये बहुत बड़ी बचत है। और इसरो का सफलता का रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर भरोसा करने लगी हैं। तो ये सैन्य ताकत नहीं, बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी विश्वसनीयता की ताकत है। बिल्कुल, और यही चीज भारत को सैटेलाइट लॉन्च के ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देती है। तो एक तरफ ये तकनीकी और आर्थिक दबदबा है और दूसरी तरफ है सॉफ्ट पावर। हाँ, यूनेस्को वाली खबर। हाँ, यूनेस्को ने दिवाली को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके साथ भारत की कुल 16 ऐसी विरासतें इस लिस्ट में हो गई हैं। ये सिर्फ एक त्योहार को सम्मान देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। जब दुनिया दिवाली मनाती है तो वो सिर्फ दिए नहीं जलाती, बल्कि भारत के एक विचार से जुड़ती है,
यही तो सॉफ्ट पावर है। और खेल में भी यही दिखा। स्क्वैश वर्ल्ड कप में हाँ, भारत ने चेन्नई में स्क्वॉश वर्ल्ड कप की मेजबानी की और जीता भी, और ऐसा करने वाला वो पहला एशियाई देश बना। तो जहां भारत की पहचान दुनिया में मजबूत हो रही है, वहीं देश के अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो भविष्य की नींव रख रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वो जितना पानी जमीन से लेता है या इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा पानी वो बचाता है। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग से। हाँ, बारिश के पानी को सहेज कर और रिसाइकिल करके। ये एक जबरदस्त पहल है और दूसरे बड़े संस्थानों को भी इससे सीखना चाहिए। पर्यावरण से जुड़ा एक और दिलचस्प कदम मध्य प्रदेश में उठाया गया। NH-45 पर भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बना है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। सूत्रों में लिखा है कि इस पर लाल रंग की मार्किंग है ताकि ड्राइवर धीरे चलाएं। पर क्या सिर्फ सड़क पर लाल रंग कर देने से जानवर सच में सुरक्षित हो जाएंगे? मतलब क्या ये एक प्रैक्टिकल समाधान है या सिर्फ एक अच्छा विचार? ये एक जायज सवाल है और इसका जवाब है कि सिर्फ मार्किंग काफी नहीं है, लेकिन ये एक मल्टी लेयर सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा। उन लाल पट्टियों के साथ साथ उस पूरे हिस्से में जानवरों के लिए खास अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं, ताकि वो बिना सड़क पर आए जंगल के एक हिस्से से दूसरे में जा सके। बिल्कुल। और वहां गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी सख्ती से लागू की जा रही है। तो ये एक पूरी सोच है, सिर्फ एक रंग की पट्टी नहीं। समझ गई, मतलब ये एक पूरे इकोसिस्टम की तरह काम करता है। सही। अब जरा एक बड़े नीतिगत बदलाव की बात करते हैं, जिसने शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया कानून लागू किया है। हाँ, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट, VBG RAM। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है भी। इसमें सिर्फ नाम नहीं बदला है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन। हाँ, 125 दिन के काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। ये ग्रामीण गरीबों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और चीज देखने वाली है ना? क्या? होने वाली घटनाएं दिखी। संगीता बारोवा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। मुझे PNB वाली बात खास लगी, क्योंकि आमतौर पर सरकारी बैंक पुरुष क्रिकेटरों या बॉलीवुड स्टार्स को ही चुनते हैं। क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है? ये बिल्कुल एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि अब बाजार और संस्थान दोनों ही महिला एथलीट्स की ताकत और उनके प्रभाव को पहचान रहे हैं। मतलब हरमनप्रीत कौर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है। नहीं, वो आक्रामकता, नेतृत्व और नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। उनका PNB जैसे पुराने पारंपरिक बैंक से जुड़ना उस बैंक की छवि को भी आधुनिक बनाता है। और एक और बहुत जरूरी कदम उठाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को संथाली भाषा में भी जारी किया। यह भाषाई समावेश की दिशा में एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम है। जब आप देश के सबसे बड़े कानून को आदिवासी भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं, तो आप ये संदेश देते हैं कि लोकतंत्र और न्याय पर सबका बराबर का हक है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों। सही बात है। इसी तरह पटना में एक बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट को देश के पहले पावर म्यूजियम में बदलना भी एक अनोखा विचार है। हाँ, ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि अपनी औद्योगिक विरासत को सहेजना भी है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, वो ताकत के अलग अलग रूप दिखाती हैं, तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक, नीतिगत। लेकिन दिसंबर में कुछ ऐसी खबरें भी आईं जो ताकत के सबसे पुराने और क्रूर रूप को दिखाती हैं, यानी सैन्य ताकत। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वेनेजुएला से आई। खबर यह है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक सैन्य कार्रवाई की और वहां के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आई। मतलब ये सुनने में ही किसी एक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक देश की सेना दूसरे देश में जाकर उनके राष्ट्रपति को ही उठा लाए। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका ने उन पर नार्को टेररिज्म, मतलब ड्रग्स और आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल तरीके पर है। हाँ, तरीका तो बिल्कुल। किसी एक संप्रभु देश द्वारा दूसरे संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के सारे नियमों को तोड़ता है। तो ये दुनिया को क्या संदेश देता है? ये दुनिया को एक सीधा संदेश देता है कि अगर आप अमेरिका जितने ताकतवर हैं, तो नियम आप पर लागू नहीं होते। ये माइट इज राइट का एक क्लासिक उदाहरण है। वाकई ये खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक और भू राजनीतिक घटनाक्रम हुआ।
इजराइल वाला। हाँ, इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। ऐसा करने वाला वो पहला देश है। ये अफ्रीका के सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसे किसी ने मान्यता नहीं दी थी। तो अब इजराइल के इस कदम से क्या होगा? अब दूसरे देशों पर भी दबाव पड़ेगा कि वो अपना रुख साफ करें। ये क्षेत्र में एक नया रणनीतिक समीकरण बना सकता है। और अवार्ड्स की दुनिया में भी एक चौंकाने वाला फैसला आया। फीफा वाला? हाँ, फुटबॉल की संस्था फीफा ने अपना पीस प्राइज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। अजीब से ज्यादा ये दिखाता है कि ऐसे अवार्ड्स कितने राजनीतिक हो सकते हैं। फीफा ने शायद इसे मिडल ईस्ट में हुए अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए दिया हो, जिसमें इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य हुए थे। हाँ, लेकिन ये फैसला उन करोड़ों लोगों को नाराज करेगा जो ट्रंप की नीतियों को विभाजनकारी मानते थे। ये शांति पुरस्कार से ज्यादा एक राजनीतिक बयानबाजी जैसा लगता है। भारत में पीटा इंडिया ने रवीना टंडन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, जो एक सकारात्मक खबर है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो दिसंबर में चर्चा में रहे। कुछ अपनी उपलब्धियों के लिए और कुछ इसलिए कि वो हमें छोड़कर चले गए। खेल में दो बड़ी प्रेरणादायक कहानियां रहीं। पहली, झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। ईशान किशन की कप्तानी में। क्रिकेट में अक्सर मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक जैसी बड़ी टीमों का दबदबा रहता है। ऐसे में झारखंड का जीतना ये दिखाता है कि भारत के छोटे शहरों से भी प्रतिभाएं निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर छा रही हैं। और दूसरी खबर तो और भी ज्यादा प्रेरणा देती है। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में हुआ पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। ये खिलाड़ी साबित करते हैं कि जज्बा और संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल। और जहां एक तरफ ये खुशियां थीं, वहीं हमने कुछ दिग्गजों को खो भी दिया। बिल्कुल। हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी को गढ़ने वाले महान मूर्तिकार राम सुतार का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका काम हमेशा भारत की जमीन पर हमारी पहचान का हिस्सा बनकर खड़ा रहेगा। हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का भी 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग का चेहरा थे। और साहित्य की दुनिया ने भी एक नगीना खो दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल भी नहीं रहे। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष थे। और उनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो दिसंबर 2025 की इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। एक तरफ भारत है जो यूपीआई, एआई, आईएसआरओ और अपनी सांस्कृतिक विरासत के जरिए दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, और देश के अंदर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और खबर है। हमारे सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, और राजभवनों का नाम लोक भवन। हाँ, अब आलोचक इसे सिर्फ दिखावा कह सकते हैं, लेकिन भाषा सोच को आकार देती है। जब आप राजभवन को लोक भवन कहते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से सत्ता का केंद्र राजा से हटाकर जनता को बना रहे हैं। मतलब ये गवर्नेंस की भाषा को ही बदलने की एक कोशिश है, राज की जगह सेवा की भावना पर जोर देना। बिल्कुल। तो एक तरफ सेवा तीर्थ का विचार है और दूसरी तरफ अमेरिका का वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। दोनों ही ताकत का प्रदर्शन है, लेकिन कितने अलग तरीकों से। यही आज की दुनिया की हकीकत है। शक्ति या पावर का कोई एक रूप नहीं रह गया है। तो इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब सत्ता के पारंपरिक प्रतीक और तरीके बदल रहे हैं, तो 21वीं सदी में शक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये सैन्य बल है जो एक राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले, या वो तकनीकी क्षमता जो पूरी दुनिया के लिए डिजिटल पेमेंट का मॉडल बन जाए? क्या ताकत एक ऐसा कानून बनाने में है जो करोड़ों लोगों को रोजगार की गारंटी दे, या फिर एक ऐसा रॉकेट बनाने में जो दूसरे देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाए? इस पर जरूर सोचिएगा।